बच्चों को प्यार, नौजवानों को राम राम, बुजुर्गों को मेरा अंतिम प्रणाम। वाह 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 वाह। अंतिम प्रणाम इसलिए भाई मुफतलाल जी अगली साल कब सम्मेलन कराएं, मुझे क्या पता बुलाएं या ना बुलाएं, और अगली साल तक मैं रहूं ना रहूं। और बे बुजुर्ग जिनको मेरा अंतिम प्रणाम है, मुझे क्या पता मैं आऊं और बे भी मुझे नहीं मिले, इसलिए उनको भी मेरा अंतिम प्रणाम है। देखिए साहब, मैं हाथ का कवि हूँ, हाथ की बात करता हूँ, हाथ के अलावा दूसरी बात नहीं करता हूँ। ये जितने कवि हैं ना, सब विद्वान कवि हैं, पढ़े लिखे कवि हैं, सब पढ़े लिखे हैं। कोई STD, कोई BA BEd, कोई डॉक्टर, मैं मात्र 5वीं पास कवि हूँ। वाह। और पढ़ लिख के इन लोगों ने कोई तीर तो मार ना लियो, कर कबता रहे, वाह मैं 5वीं पास कर रहा हूँ। वाह। पर आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ साहब, कम पढ़ा लिखा हूँ, अगर कोई अल्फाज मेरे मुंह से ऐसे निकल जाए तो आप मुझे माफ़ कर देना। माफ़ के अलावा आप मेरे करोगे क्या, या बताओ पहले तो। हाँ, करोगे क्या माफ़ के अलावा मेरे? लीजिए साहब, मेरे से पहले कुछ कवि गुजर गए, मैंने जन्म लिया है। जिसने मुझको उठाया, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान जिसने मुझको उठाया उसे तू उठा। दूसरी बात, मैं अपनी रचना शुरू यहाँ से करता हूँ, जिसको देखता हूँ उसको लिखता हूँ। आज सुबह जब मैं मेरे घर से चला, मेरी धर्मपत्नी ने कहा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा उत्तर प्रदेश जा रहा हूँ। बोल ठीक है चले जाना, थोड़ा सा डिनर कर जाना। अरे मैंने कहा पगली, डिनर तो शाम के भोजन को कहते हैं। घर बारी बोली शाम कोई दरिया तो है ही, और ये शाम कोई दरिया खासकर तेरे लिए रखा है। मैंने कही क्यों? बोल रहा है हम कुत्ता महोदय को मुझे फेंकना पड़ता, इसलिए आप डिनर ही कर जाओ। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। भाई साहब उएर के बस अड्डे पाया, कंडक्टर बुरी तरह चल रहा, बाबा कहाँ जाएगा, बाबा कहाँ जाएगा? मैंने गुस्से में कह दिया स्वर्ग जाऊंगा, ले चलेगा क्या? ड्राइवर बोले बाबा आ जा मेरे पहिया के नीचे, तो आज स्वर्ग पहुंचा दूं। मैंने कहा वो ड्राइवर तेरे 64 दांत न तोड़ दूंगा। कंडक्टर बोला बुड्ढे कहाँ है इसके 64 दांत, क्यों झूठ बोलता है? मैंने कहा मुझे पता है, बीच में तू भी तो बोलेगा। तो 32 तेरे और 32 जाके 32 तेरे 32 हो। भाई साहब मैं बस में चढ़ा, भाई डॉक्टर साहब नूतन जी उसी बस में थे। मैंने कहा भाई साहब नूतन जी पैर से विकलांग हूं, बैठ जाने। मेरे से बोले बाबा पीछे जा। भाई साहब पीछे जा, आगे जा। 15 मिनट हो गई, किसी ने बैठने को जगह नहीं दी। ड्राइवर बहुत अच्छा था, जाने कब से मेरे को देख रहा, और बोले बाबा क्यों होते हो परेशान, आओ मेरे बोनट खाली है, बोनट पर बैठ जाओ। भाई साहब मैं ड्राइवर के पास बोनट पर बैठ गया। बस चली, 5 किलोमीटर के बाद रुकी। कारोई पेंट, कारी बुरसट, कारी चश्मा, देखने में सचमुच ऐसी लग रही थी करिश्मा। भाई साहब बस में चढ़ी, 1 मिनट खड़ी हुई। नूतन जी बोले मैडम कब तक खड़ी रहोगी? लो मैं साट देता हूँ, बैठ जाओ। बोल नहीं नहीं आप बैठे रहिए। लेकिन भाई साहब सच बताऊं, वो किसी के पास नहीं बैठी, और धीरे धीरे आके मेरे पास बोनट पर बैठ गई। हा की बात नहीं है, किस्मत का खेल है, जो कुछ है जो साहब। बेशक। बुसावर बस अड्डा आया, एक भिखारी आया मेरे से, बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 2 रुपए दे दो। मैंने क्या करेगा? बोल चाय पीऊंगा। अरे मैं कम मक्खत, चाय 2 रुपए की आती है, चाय तो 5 रुपए की आती है। अगर मांगता तो मेरे से 5 रुपए मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए, भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी जाकी जैसी हैसियत हो हम बापे ऐसे ही पैसा मांगे। मैंने कहा भैया ठीक है भिखारी, मेरी ऐसी हैसियत है, ऐसे आपने पैसे माने। डॉक्टर साहब मेरी बगल में थे, मैंने भिखारी से कहा भाई साहब इनसे ले ले। तो भिखारी ने डॉक्टर साहब को ऊपर देखा, नीचे देखा, और हाथ जोड़ के फिर मेरे से बोला भाई साहब। मैंने कहा हाँ। बोले खुद ही भिखारी सो लग रहा है हमको, कहा देखो। सही बात सही बात। भाई साहब छोकर बारे बस अड्डे पाए, एक भिखारी और मिला, मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 10 रुपए दे दो। मैंने कहा क्या करेगा? बोल चाय पीऊंगा। मैंने कहा कम मक्खत चाय 10 रुपए की आती है, चाय तो 5 रुपए की आती है। अगर मांगता तो मेरे से 5 रुपए मांगता। भाई साहब भिखारी का फिर जवाब देखिए, भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी 5 रुपए की मैं पीऊंगा, 5 रुपए की मेरी प्रेम का तो पिएगी। अरे मैंने कहा तू भिखारी होकर के प्रेम का रखता है? बोल भाई के चक्कर में भिखारी बहनों ने तेरी तरह मैं भी महलन में रह रहा हूँ पहले। अब भाई साहब जब ठीक मैं आपके भरतपुर में आया था, एक भिखारी आया मेरे से बोला बाबूजी 5 रुपए दे दो। मैंने कहा नहीं है। बोल 4 रुपए दे दो। मैं नहीं है। अरे बोल 2 रुपए दे दो। नहीं है। अरे बोली 1 रुपए दे दो। नहीं है। तो मेरे से बोला तू यहाँ क्यों खड़ा है? तो मैंने क्या करूँ? बोला आजा मेरे संग कटोरालय के बाजार में मांगेंगे। तो सब भिखारी तो भिखारी होते हैं। जब मैं आपके ठीक मुस्कान में आया तो मुझे किसी ने नज़र उठा करके नहीं देखा, पर एक डॉक्टर साहब ने जरूर देखा।
डॉक्टर साहब बोले कहाँ जा रहा है? मैंने कहा साहब मफतला जी कब सम्मेलन करा रहे हैं उसमें जा रहे हैं। बोला आप कहाँ के हो? मैंने कहा राजस्थान का। बोला आप कभी हो? मैंने कहा हाँ। बोले यार आप काहे के कभी हो? आप तो बीमार हैं, आप में खून नहीं है। मैंने डॉक्टर साहब ऐसी बात नहीं, मैं बीमार। अरे बोले मैं डॉक्टर हूँ, मेरा विश्वास कर, आप में खून नहीं है, आप खून चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब खून नहीं आए तो चेक क्या करा लो? अरे बोले ब्लड प्रेशर चेक करा लो। मैंने डॉक्टर साहब जब ब्लड नहीं है तो प्रेशर कहाँ से होगा? और ब्लड प्रेशर के बारे में मैं खूब जानता हूं। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था मेरा ब्लड हाई था, इंटर किया तो मध्यम रह गया, और जिस दिन से डॉक्टर साहब घर बारी आई बाद तो लो ही लो चल रहा है, आज तक लो भी चलता ही आ रहा है। लेकिन साहब डॉक्टर साहब ने सिरंज लगाई, डॉक्टर साहब को खून नजर नहीं आया, मैंने सिरंज को तोड़ा और मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके बजाय तो हिंदुस्तान के मच्छर अच्छे हैं, जहां मुझे काटते हैं तुरंत खून निकाल लेते हैं। माफ़ करना साहब, ये भी डॉक्टर हैं और आपसे माफ़ी चाहता हूँ कोई डॉक्टर हो तो, कि एक डॉक्टर ने ऐसा किया, मरीज का दाहिना पैर कटना था और डॉक्टर साहब ने बायां पैर काट दिया। तब 4 पंक्ति पढ़ रहा हूँ और अपनी कविता यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। स्वागत है। कि एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी, एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी, डॉक्टरों की भीड़ घेरे खड़ी। तो डॉक्टर साहब मरीज से बोले भैया तेरी अंतिम इच्छा हो तो बता जा। मरीज बोला डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। मरीज बोला बोल डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। तो डॉक्टर साहब हो गए नाराज। मरीज बोला हजूर आप क्यों होते नाराज, मेरी विनती पे दीजिए ध्यान, आप तो इस कलयुग के साक्षात भगवान। डॉक्टर बोला कैसे? मरीज बोला ऐसे कि चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं, चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं, और दाहिने पैर की जगह आप बाएं पैर को काट सकते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं मर सकते हैं? क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं मर सकते हैं? एक छोटा सा और व्यंग। सुबह सुबह का वक्त, मस्जिद की अजान और मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। सुबह सुबह का वक्त, मस्जिद की अजान और मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी, और चाय का प्याला लेके मेरी चारपाई के पास खड़ी घरवारी बोली अजी सुनते हो? मैंने कहा सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ, बोल क्या कहना है कह दीजिए। बोल मैं कब की खड़ी हूँ, लो चाय पी लीजिए। मैंने कहा सुबह सुबह का वक्त, राम रहीम का नाम लेने दीजिए, इस चाय को 10 मिनट बाद दीजिए। तो गुस्से में बोली कि 10 मिनट में तो ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा कम वक्त तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो का चाय 10 मिनट में ठंडी है जाएगी। वाह 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 वाह। मैंने कहा कम वक्त तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो का चाय 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। इतनी कहने पर गुस्से में तेज कमरे से बाहर आके बड़े जोर से रोने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान मेरी एक अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, मेरा एक थोड़ा सा काम कर दीजिए, इस संसार से मेरे पति बाबूलाल डीगिया को उठा लीजिए, मुझे विधवा बना दीजिए। इतनी सुनने पर अपन भी गुस्से में तेज बैग उठाया कमरे से बाहर। घरबारी बोली कहाँ जा रहे हो भरतार? मैंने क्या आत्महत्या करने। बोला आत्महत्या करनी है तो जल्दी कर लीजिए, ये भी आपके हित में होगा, और 4 दिन पीछे मरा तो तेरा दाह संस्कार नहीं होगा। मैं बोला कैसे? घरबारी बोली ऐसे कि मैं देख रही हूँ ये पर्यावरण का सीजन, और जब खाने पकाने को नहीं तो तुझे जलाने को कहाँ से लाऊंगी ईंधन, तुझे जलाने को कहाँ से लाऊंगी ईंधन। वाह। मैंने कहा तू मेरे ईंधन की फिक्र मत कर, तेरा ध्यान किधर मैं समझाता हूँ, आओ इधर। ठीक मेरे मरने के बाद शमशान घाट जाना और 5 हीटर रख के घर चली आना, बेटे को समझाना, बेटे जाना बटन दबाना, पापा को जला के घर चले आना। बोल ठीक है तेरे मरने के बाद शमशान घाट जाऊंगी, 5 हीटर रख के चली आऊंगी, बेटे को समझाऊंगी, बेटा जाएगा बटन दबाएगा, तुझे जला के घर चला आएगा। पर तू एक बात बता, जलने के बाद पता नहीं स्वर्ग या नरक जाएगा, पर इस महंगाई में जो 5-5 हीटरों का बिल आएगा उसे का तेरा बाप चुकाएगा, उसे का तेरा बाप चुकाएगा। और ये बहुत बड़े कवि हैं, हम कवियों का साहब आना जाना होता ही है। छोटी सी बात याद आ गई, मैं डॉक्टर साहब के दिन घर पहुंचा, मुझे पता नहीं था इनके घर में गृह युद्ध छिड़ रहा है, मुझे पता नहीं था इनके घर में गृह युद्ध छिड़ रहा है। इनकी जैसे मैं नज़र पड़ा, ये अपनी धर्मपत्नी से कह रहे कि देख डीगिया जी आ गए भाई, अब जो कुछ हुआ जो तो हुआ, पर मेरा ख्याल रखना। जैसे ही मैं पहुंचा प्रणाम किया, इन्होंने मेरे लिए चारपाई बिछाई, मैं बैठा, और घरवाली को इन्होंने आवाज़ लगाई, अरे बोल जरा बाबूलाल डीगिया आए पानी लाना। वो तो गुस्से में तेज थी 1 सप्ताह से, वो वहीं से बोली बोल पानी वो रखे घड़ा में, पानी खाने देने नहीं आई। लेकिन साहब ये कभी ठहरे, बड़ी बुद्धि से काम लिया। इन्होंने कहा घड़ा कहाँ है? घरवाली बोली रसोईया में।
अरे बोल रसोईया कहाँ है के घर में, अरे बोल घर कहाँ है के गांव में, बोल गांव कहाँ है के पंचायत में, अरे बोल पंचायत कहाँ है के तहसील में, बोल तहसील कहाँ है के जिले में, अरे बोल जिलो कहाँ है के प्रांत में, अरे बोल प्रांत कहाँ है के भारत में, बोल भारत कहाँ है के एशिया में, बोले एशिया कहाँ है के संसार में, संसार कहाँ है के पानी में, बोले पानी कहाँ है के बूढ़े क्यों घड़ा में ला दे और पिवा दे। ये आके सबरी हो खाते डॉक्टर की जो है साहब। वाह मैं सिर्फ 4 लाइन में बता देता हूँ कि लड़कियों तुम्हें क्या करना चाहिए। देखें, कोई लड़का तुमसे एक बार बोले तुम 100 बार बोला करो। कोई लड़का तुमसे एक बार बोले तुम 100 बार बोला करो, मगर यहाँ पर पिस्तौल धर के डोला करो। वाह मगर यहाँ पर पिस्तौल धर के डोला करो। जब छेड़खानी करे तो उसे ऐसा झटका दो, पिस्तौल लो तुरंत झटका दो। मफतलाल जी मुझसे कह रहे थे उन्हें बुलाने से पहले वो अगले की बात और सुना देना, इसलिए मैं मफतलाल जी की मांग भर रहा हूँ। बहुत सुंदर। सुने एक बार ऐसा था, मेरा जो साला है ना बहन जी, वो हकला है, हकला। अब वो एक दिन मेरे घर आया, जैसे कमरे में घुसा और मुझे देखा, मुझे देखते ही बोला ये मैंने कहा हो गई राम राम, बैठ 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 बैठ। 5 मिनट में अगला राम राम नहीं कर। मैंने कहा देख बच्चे स्कूल गए, तेरे लिए खाना बनवाऊंगा, ये 100 रुपए ले, तू सब्जी लेके आ। अब वो बाजार में सब्जी खरीद रहा था, तो बहन जी वहां पर एक सिपाही आ गया। अच्छा वो सिपाही भी हकला। अब 2 हकले इकट्ठे हो गए। हकले सिपाही ने मेरे साले से टाइम पूछा, टाइम क्या हुआ है? तो मेरा साला बोला पता नहीं है। सिपाही बोला मेरी नकल कर रहा है, नकल कर रहा है मेरी। मेरा साला बोला तू ही कर रहा है। सिपाही बोला थाने चल। और मेरे साले को सिपाही थाने में ले गया। दरोगा से सिपाही बोला दरोगा जी नकल कर रहा है मेरी। मेरा साला बोला कर रहा है। दरोगा को आया गुस्सा, दरोगा ने डंडा उठाया और दरोगा बोला दोनों अंदर चलो, दोनों अंदर चलो। अब वो शाम को लौट के मेरे घर आया, तो मैंने पूछा सच सच बता तू कहाँ जा रहा है? तो बोलो इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, इंटरव्यू। मैंने कहा किसका इंटरव्यू देने जा रहा है? रेलवे में। मैंने कहा रेलवे में किसका इंटरव्यू देगा? बोला अनाउंसमेंट करूंगा। ओ नहीं हकले तू अनाउंसमेंट करेगा? हकले तू कर लूंगा। मैंने अनाउंसमेंट करेगा तू? कर लूंगा। मैंने एक वाक्य बोल और तू वाक्य बोल दे और पास। बोला पूछ। मैंने कि बोल। पवन एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 1 पर आ रही है, तू बोल के दिखा दे और पास। तो वो कह रहा मैंने क्या हुआ? गई। मैंने कहाँ गई? मथुरा पहुंच गई। अब हमारे जो संचालक हैं डॉक्टर नितिन मिश्रा, ये वास्तव में डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। और इतने अच्छे डॉक्टर हैं, एक बुढ़िया गई इनके पास में और बोली डॉक्टर साहब पेट में दर्द है रहे हुए। ये बोले बुढ़िया पेट का ऑपरेशन करना पड़ेगा। बुढ़िया बोली क्यों? कहते तू बचेगी नहीं, ये कर दो डॉक्टर। तो डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, टांगे लगाए, बुढ़िया बिठा दी। फिर आया इनका जो नर्स आई, एक
कि दादी माँ बोली हाँ बेटा, डॉक्टर कह रहा है ऑपरेशन दोबारा होगा। बोली क्यों? कि डॉक्टर की कैंची रह गई है तुम्हारे पेट में, डॉक्टर की कैंची रह गई है। अब बोली कर दे बेटा, दोबारा ऑपरेशन किया, फिर टाँके लगाए, फिर बिठा दी, फिर नर्स आई, दादी अब एक बार और होगा। बोली अब क्या रह गया बहन? कि चीमटी रह गई है पेट में। अब बुढ़िया को आया गुस्सा, डॉक्टर से बोली डॉक्टर ऐसा कर बेटा, चैन लगा दे मेरे, चैन, जो चाहिए निकाल ले, जो चाहिए धर ले। अच्छा देखो, आदमी की उम्र जो जो उम्र बढ़ती है त्यों त्यों उसका सम्मान घटता है आदमी का। अब देखो, उल्लू ने लक्ष्मी जी से ये पूछा, हे लक्ष्मी, तुम्हारी हर घर में हर रात को हर रोज 24 घंटे पूजा होती है, तो लक्ष्मी जी बोली मैं क्या करूं? तो उल्लू बोला, हे लक्ष्मी जी, हमें भी एक वरदान ऐसा दो, कम से कम एक साल में एक रात को घर घर में हम उल्लुओं की भी पूजा हो। तो लक्ष्मी जी बोली तथास्तु, जा, करवा चौथ के दिन तेरी घर घर में पूजा होगी। और उसी दिन से उल्लुओं की पूजा हो रही है घर घर में, करवा चौथ के दिन। क्योंकि पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है तो पति कहता है मैं उल्लू था जो तेरे संग फेरे डाल के लाया, तब पता लगा हम तो उल्लू हैं। वास्तव में उम्र बढ़ती है, दादा सम्मान घटता है। जब शादी होती आती है नई और करवा चौथ आती है तो दुल्हन सजी धजी कपड़े पहन करके और करवा चौथ की रात को पति से कहती है देखो जी चंदा निकलो कि ना। वाह। और दूल्हा दुल्हन के प्यार में पागल होके 4 मंजिल ऊंचे मकान पर 80 सीढ़ियों पर धद्दड़ धद्दड़ धद्दड़, न हाँ पे न कहाँ पे, 4थी मंजिल पर चंदा देखता है। अब भाई ना निकलो, आज तो निकले कोई ना। देवी मैं तो तेरे प्यार में मरा जा रहा हूँ, चंदा निकलने का नाम नहीं लेता। पत्नी फिर कहेगी जाओ एक बार और देखो, फिर जाएगा 5 किलोमीटर ऊपर नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता, न हाँ पे न कहाँ पे, पत्नी का वो करता है। अब क्या उम्र बढ़ी, सम्मान घटा, 2-3 बच्चे पैदा हो गए, नौकरी करता है, घर के खर्चे नहीं चलते पति के, और करवा चौथ आती है तो पत्नी फिर कहती है देखो जी चंदा निकलो के ना है। फिर कहेगा चंदा को मैं ठेका ले लो, चंदा को क्या मैं खींच के ले आऊं, चंदा को क्या मेरा बाप निकालेगा, तू चढ़ जा, मैं तो हाँ पे जाती हूँ सिड्डी पे, और तू देख चंदा मुझे ऑफिस का काम करने दे। चंदा नहीं निकलता प्यार में, फिर और उम्र बढ़ी, सम्मान घटा, वो दोनों बुढ़े बुढ़िया हो गई, तो वो बुढ़ा खुद चंदा हो गया। उसके सर पे, बुढ़े के सर पे एक भी बाल नहीं होता, एकदम घोट मुंडा। बुढ़िया जो है बुढ़े के सर पे हाथ फिराती है और कहती है जा संसार में अब तू कहीं भी जा, तेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और बुढ़िया को ऐसा लगता है जैसे आज तो घर के आंगन में चंदा निकल आया। और बुढ़िया लहंगा फरिया पहन के झुकी कमर से बुड्ढे के पास जाती है और कहती है देखो जी चंदा निकलो कि ना। तो बुड्ढा गुस्से में कहेगा चंदा का मैंने ठेका ले लिया है, चंदा को क्या खींच के ले आऊं, चंदा को क्या मेरा बाप निकालेगा। तू चंदा देखना चाहती है तो देख ले, चंदा डाल दे पानी हो जाए ठंडा। उम्र बढ़ती है, सम्मान घटता है, बुढ़ा मरा पड़ा है और बुढ़िया रो रही है छाती पीटी के, अरे रह मर गयो रे, कुछ नहीं कह गयो, एक बोल बोल जा, एक बोल बोल जा, मर गयो रे। अब बुढ़े की छाती पे इतनी जोर से हाथ मारे, बुढ़ा न मरे तो मर जाए, मर गयो रे, मर गयो रे। और अपनी छाती पे बहुत धीरे से मर गयो रे, मर गयो रे। अरे कोई है जिसको जिंदा कर दो, कुछ नहीं कह गया, जिंदा कर दो। एक आया महात्मा और बोला ए बुढ़िया तू कहे तो बुढ़े को जिंदा कर दूं, भूल के मत करिए, बड़ी मुश्किल के मरो। ये तो मेरे लिए 20 साल पहले ही मर चुका था, वो तो पड़ोसी अच्छे से 3 बच्चे घर में खेल लेंगे। वास्तव में ऐसा होता है। अब महिलाएं बहुत अच्छा हंस रही हैं,
मेरे मोहल्ले में तो एक मेरी भाभी लगती है, इतना बड़ा बिंदा लगा रही, इतना बड़ा बिंदा। तो मैंने कहा भाभी जी हमने तो पहली बार देखी है, इतनी बड़ी बिंदी क्यों लगाती हो? तो बोली भैया जिसकी पत्नी जितनी बड़ी बिंदी लगाती है उसके पति की उम्र उतनी ही लंबी बड़ी होती है। तो मैंने कहा हमारी पत्नी तो हमें मार भी डोल रही है, इतनी सी लगाती है, बस इतनी सी। अब वो वहां से चली गई। अगले हफ्ते भाभी फिर मिली तो बिंदी छोटी। तो मैंने कहा भाभी जी क्या हुआ, आज तो बिंदी छोटी है? बोली तेरो भैया बीमार है, तेरो भैया बीमार है गए। तो मुझे दुख हुआ, मैं घर आ गया। अगले हफ्ते फिर मिली और छोटी बिंदी। मैंने कहा भाभी जी क्या हुआ? अस्पताल में पहुंच गए तेरो भैया, अस्पताल में गए। मुझे दुख हुआ, मैं घर आ गया। अगले हफ्ते फिर मिली, इतनी छोटी बिंदी जैसे पेन से किसी ने पॉइंट लगा दिया। मैंने कहा भाभी जी क्या हुआ? इमरजेंसी में भर्ती है रे, इमरजेंसी में। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं घर आ गया। अगले हफ्ते फिर मिली, इतना बड़ा बिंदा। मैंने कहा भाभी जी क्या हुआ? मैंने तो दूसरा ब्याह कर लो। अरे सच में मैंने अपनी पत्नी से कहा देवी मैं गणेश बन जाऊं तो मेरे तो मजे आ जाएं। पत्नी बोली कैसे? मैंने कहा देख सुबह सुबह मुझे जगाएगी, नहलाएगी, कपड़े पहनाएगी, फिर भोग लगाएगी, फिर भजन करेगी, रात को फिर सुलाएगी, मेरे तो मजे ही मजे। पत्नी बोली तुम गणेश बन जाओ तो मेरे तो और भी मजे। मैंने कहा कैसे? बोली तुम्हें जगाऊंगी, नहलाऊंगी, फिर पूजा करूंगी, कपड़े पहनाऊंगी, भोग लगाऊंगी, रात को फिर सुलाऊंगी, और जब आवे को विसर्जन को देना जमुना जी में बहा के नए गणेश जी लेके आऊंगी। वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक गीत सुनाना चाहता हूं। मैं 3 तरह के गीत गाता हूं, सुर के, असुर के, ससुर के। देखो ये छोटा सा बच्चा भी मुझे देख के हंस रहा है, ये सोच रहा है पता नहीं ये कहां से चला आया है। वास्तव में बच्चे जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा दादा मैं बताऊं, जब मैं पढ़ता था अपनी क्लास में तो इतना होशियार था, हेड मास्टर ने क्लास में से मेरा नाम काट दिया। बहुत बढ़िया कि तू इतना कैसे होशियार हो गया। मेरे पिताजी मुझे विद्यालय में जमा करने के लिए ले गए। हेड मास्टर से बोले इसे जमा कर लो। हेड मास्टर ने मेरी तरफ देखा और मेरे पिताजी से पूछा अच्छा ये बताओ ये किसका बच्चा है? तो मेरे पिताजी बोले आपका ये। अब मुझे बड़ी शर्म लगी, मैं अपने बाप का, मास्टर से कह रहे आपका। और मैंने शर्म से नीचे को गर्दन कर ली। हेड मास्टर मुस्कुराया और मुझसे बोला बताओ ये किसके पिताजी हैं? मैंने कहा आपके ही हैं। अब तो हेड मास्टर गुस्सा हो गया, ले जाओ इसे मैं नहीं पढ़ा सकता, इसे तो कोई गधा ही पढ़ा सकता है। मेरे पिताजी बोले इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास में लेके आया हूं। मास्टर मुझसे बोला तू साइंस जानता है? मैंने कहा जानता हूं। बोले एक सवाल बता। मैंने कहा पूछो। मास्टर ने मोमबत्ती जलाई और बोला बता मोमबत्ती में प्रकाश कहां से आया? इस मोमबत्ती में प्रकाश कहां से आया? मैंने मोमबत्ती में फूंक मारी, बुझाई, मैं बोला बता कहां गया? मैंने कहा मास्टर जी ये प्रकाश जहां गया है ये वहीं से आया। तो मास्टर कह रहा तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं, कल तेरी कॉपी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए तो। अच्छा ये बता हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? मैंने कहा मास्टर जी इसका तो तुम्हें ही पता होगा क्योंकि तुम ही शादीशुदा हो। भाई हम तो बच्चे हैं, हमें क्या पता, तुम मास्टर हो, तुम ही बता दो हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। मास्टर बोला सुन बेटा मैं बताऊं। मैंने कहा बताओ। बोला सुन इस हिंदुस्तान में 1 मिनट के अंदर एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है, समझे? इस हिंदुस्तान में 1 मिनट के अंदर एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है। मैंने कहा मास्टर जी वो कौन सी महिला है जो 1 मिनट में एक बच्चे को जन्म देती है? वाह वाह वाह। क्या उस महिला को मुझे दिखाओगे? मास्टर बोला तेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा समझाओ। समझ बेटा मेरा मतलब ये है जितनी देर में तू अपनी एक सांस खींचता है
जितनी देर में तू अपनी एक सांस खींचता है उतनी देर में हिंदुस्तान में एक बच्चा पैदा हो जाता है। वाह। तो मैंने अपनी सांस रोक ली। मास्टर बोला क्या कर रहा है? मैंने कहा एक भी पैदा नहीं होने दूंगा, एक भी पैदा नहीं होने बढ़िया, दूंगा। बढ़िया, बढ़िया। तभी दूसरा विद्यार्थी आया और दूसरा विद्यार्थी कर रहा। मास्टर बोला तू क्या कर रहा है? कि जल्दी जल्दी गिन मैंने कितने पैदा करके फेंक दिए, मैंने कितने पैदा करके फेंक दिए। मास्टर बोला एक सवाल और बता। मैंने कहा पूछो। बोले बता, जब हम मक्का भूनते हैं तो कढ़ाई में से मक्का के दाने क्यों उछटते हैं? मैंने कहा तू कढ़ाई में बैठकर देख, तुझे अपने आप पता चल जाएगा। कि छोटे आ से आप लिखा हो, कि छोटे आ से मैं आपको बता दूं हास्य क्या होता है, किस तरह का हास्य होता है। कि छोटे आ से आप लिखा हो ये भी तो हो सकता है, कि छोटे आ से आप लिखा हो ये भी तो हो सकता है। पढ़ा लिखा शख्स गधा हो ये भी तो हो सकता है। और तू किसी और के घर गया हो दिल बहलाने को, तेरे घर कोई और गया हो ये भी तो हो सकता है, तेरे घर कोई और गया हो ये भी तो हो सकता है। ऐसे ही हमारे बहुत ही अद्भुत कवि आदरणीय पंकज टूटपड़े जी वो हमारे बीच उपस्थित है। मैं उनको दावत सुखंद देना चाहता हूं, उनसे आग्रह करना चाहता हूं वे आए मंच पर अपनी कविता से हमें और आप सभी को अपने हास्य की कविताओं से सराबोर कर दें। एक बार जोरदार तालियां भाई पंकज टूटपड़े जी के लिए। घास पर मक्खन लगाकर खा रहे थे कुछ गधे। वाह। घास पर मक्खन लगाकर खा रहे थे कुछ गधे। हमने पूछा कि तरक्की हो गई है आपकी? आय हाय आय हाय आय हाय। घास पर मक्खन लगाकर खा रहे थे कुछ गधे। मैंने पूछा कि तरक्की हो गई है आपकी? बोला ए कभी बच के निकल, सरकार है अपने बाप की। वाह 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 वाह। देखिए हमने राम मंदिर पर कविता बनाई साहब, वो भी अभी इतने चालाक नेता हैं हमारे देश के अंदर कि जो भी कविता बना रहे हैं साहब, कवियों की कविता को हमने राम मंदिर पर कविता बनाई साहब, वो भी मुद्दा खत्म हो गया। धारा 370 पे कविता बनाई, वो भी मुद्दा खत्म हो गया। अब हमने बनाई है महंगाई पे। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हमने महंगाई पे कविता बनाई है, सुनिए कि महंगाई बढ़ गई है इतनी भई लाइनटिन झप बोलो लप लाई लप। दाल है महंगी, तेल है महंगा, अब रसोई का खेल है महंगा। आय हाय आय हाय आय हाय। दाल है महंगी, तेल है महंगा, अब रसोई का खेल है महंगा। और घरवारी ने लिस्ट समाई, जेब कर गई भप बोलो लप लाई लप। अद्भुत है अद्भुत है। वाह। फ्री सिलेंडर मिला हुआ है, समझने वाली बात। फ्री सिलेंडर मिला हुआ है, खाली होकर पड़ा हुआ है। अब इतने पैसे कहां से लाएं भाई? योजना ठप बोलो लप लाई लप। मिले हाथ को काम नहीं, मिले हाथ को काम नहीं, रोजगार का नाम नहीं। वाह। मिले हाथ को काम नहीं, रोजगार का नाम नहीं। और रोजगार के नाम पे भैया तलो पकौड़ा छप बोलो लप लाई लप। अब देखिए एक व्यक्ति को 16 फिल्म इतनी भाई, उसने अपनी लुगाई को 16 बार 16 दिखाई। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। वाह। जब उसकी डिलीवरी की घड़ी आई तो नर्स एकदम देख के घबराई, डॉक्टर के पास आके बोली डॉक्टर साहब ये बच्चा पैदा होते ही फिल्मों की पोल खोल रहा है, रोने की जगह फिल्मों के डायलॉग बोल रहा है। वाह वाह वाह। डॉक्टर ने आगे बच्चे को देखा, बच्चे को देखा, बच्चा अपनी माँ का गला पकड़ के कह रहा था कितने आदमी थे। एक समय की बात है, बहुत परेशान था, गर्दिश में सितारे थे, किस्मत पर हैरान था। एक समय की बात है, बहुत परेशान था, गर्दिश में सितारे थे, किस्मत पर हैरान था। मैं जोशी जी के पास आया, मैंने दरवाजा खटखटाया, जोशी जी का नौकर बाहर आया। मैंने कहा जोशी से मिलना है भाई। बोला अभी नहीं मिल पाओगे। मैंने कहा क्यों नहीं मिल पाएंगे? वो सुबह से ही भांग छान के अपने भविष्य का पता निकाल रहे हैं, पहले अपना मिल जाए फिर किसी और का बताएंगे। वाह 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 वाह। पहले अपना मिल जाए फिर किसी और का बताएंगे। मैंने उसको 10 का नोट टिकाया, जोशी जी के पास आया। मैंने कहा जोशी जी बहुत परेशान हूँ, कुछ बताइए। जोशी बोले 51 रुपए फीस लाइए। मैंने 51 की जगह 100 का नोट थमाया। खुश होकर उन्होंने हाल बताया, जब शुक्ल पक्ष में शाम पक्ष आएगा तुम्हारा विवाह हो जाएगा। आय हाय आय हाय आय हाय। जब शुक्ल पक्ष में शनि पक्ष आएगा तुमको पुत्र लाभ कराएगा।
जब शनि पक्ष में लक्ष्मी पक्ष घुस जाएगा तो मैं 50,000 की लॉटरी खुलवाएगा। 3 साल बाद वैसा ही हुआ। फिर मैं जोशी जी के पास आया, मैंने दरवाजा खटखटाया, नौकर बाहर आया, 10 का नोट टेकाया। फिर जोशी जी के पास आया, मैंने कहा अब तक तो सब ठीक हुआ है, आगे क्या होगा ये बताइए। जोशी जी बोले तुम्हारी 50,000 की लॉटरी खुली है, 25,000 इधर लाइए। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। मैंने कहा इतनी बड़ी रकम मैं नहीं दे पाऊंगा। जोशी बोले नहीं दे पाएगा तो इसका फल पाएगा, इस महीने में तेरी किस्मत फूट जाएगी, अगली 31 तारीख को तेरी एक टांग टूट जाएगी। वाह, मैं सीधा अस्पताल आया, मैं डॉक्टर से बोला एक बार रिजर्व कर दीजिए। डॉक्टर बोला अभी तो ठीक हो। फिर किस लिए? मैंने अभी तो ठीक हुई, 31 को टूटेगी। डॉक्टर बोला ये पागल है, इसे बाहर निकालो। मैंने कहा लो तुम भी 100 का नोट संभालो। बैर रिजर्व करवा के घर पे आया। 15 तारीख को फोन आया, साहब फोन में से आवाज आई टूटी। मैंने कहा नहीं टूटी। जोशी जी बोले तोड़वा लो ना भाई, जरा सी टांग के लिए ज्योतिष का अपमान कर रहे हो, काय को हैरान कर रहे हो? जरा सी टांग के लिए ज्योतिष का अपमान कर रहे हो, काय को हैरान कर रहे हो? ठीक 31 तारीख को शाम को फिर फोन आया। मैंने फोन उठाया, फोन में से आवाज आई टूटी। मैंने कहा नहीं टूटी। जोशी जी बोले तुम झूठ बोल रहे हो, ये बताओ कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा पान की दुकान पे जा रहा हूँ। बोला पान की दुकान पे ही मिलना, स्कूटर लेके आ रहा हूँ। जोशी जी ने स्कूटर मेरी तरफ मारा, बीच में आ गया एक खटारा। खटारे के बीच में आते ही प्रकृति की किस्मत फूट गई, मैं तो सही सलामत रहा जोशी जी के टाइम। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। देखिए छोटी छोटी सी कविताएं सुनाता हूँ। स्वागत है भैया। एक मैंने बनाई थी साहब पैरोडी। लॉकडाउन के टाइम पे मैंने एक दोहों की पैरोडी बनाई थी। तो देखिए ऐसे इस तरीके से बनाई थी कि लॉकडाउन रहियो घर माही, लॉकडाउन रहियो घर माही, भ्रमण फिजूल करो तुम नाही। वाह। और बाहर निकल भ्रमण जिन कीना, खाकी गण भारी दुख दीना। वाह। लंब दंड से हो तो ठुकाई, मन पर करो नियंत्रण भाई। सूजन पुष्ट शीघ्र नहीं जावे, ठीक हो तो मैं दिन लग जावे। देखिए हाथ से कहाँ से निकलता है। स्वागत है भैया। मैं कहीं बस में जाऊं तो सफर करता हूं, खिड़की वाली सीट पकड़ता हूं हमेशा। विज्ञापन जो लिखे हुए होते हैं उनको पढ़ता हुआ जाता हूं। देखिए हाथ से वहीं से निकलता है। एक जगह मैं बस में जा रहा था, खिड़की वाली सीट पे साइड में पढ़ता हुआ जा रहा था। एक जगह लिखा था विधायक पद की उम्मीदवार गुलाबो देवी। बहुत सुंदर। थोड़ा आगे एक लाइन और पढ़ी जिस पे लिखा था नामर्द रोगी मिले हर शुक्रवार। बहुत सुंदर। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। थोड़ा आगे एक लाइन और पढ़ी जिस पे लिखा था असली काम सूत्र की किताबें यहाँ उपलब्ध हैं। बस थोड़ी सी आगे बढ़ी, हमने एक लाइन और पढ़ी जिसमें लिखा था बिना लाएं बिना बताएं शराब छुड़वाएं जरूर। जिसमें लिखा था बिना लाएं बिना बताएं शराब छुड़वाएं जरूर। आगे लिखा था देसी शराब का ठेका 30 मीटर दूर। इतना पढ़ते ही बस एक जगह रुक गई। 40 लोगों की भीड़ एक ही जगह फ्री होने लगी। इससे स्वच्छ भारत में एक की लौट गई। इतने सारे विज्ञापन पढ़ने के बाद हमारे एक ही बात समझ में आई, श्रीमान हर समस्या का सरकार के पास नहीं है निदान। हमें अपनी समस्याओं को खुद ही सुलझाना होगा, बशर्ते छोड़ के अपने स्वार्थ को। तभी तो हम विश्व का गुरु बना पाएंगे अपने भारत को। तभी तो हम विश्व का गुरु बना पाएंगे अपने भारत को। बहुत सुंदर बहुत सुंदर।